टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले आर्टिकल 13(1)(a) के बारे में। एज यू ऑल नो, आर्टिकल 31 वॉज अमेंडेड बाय 44th अमेंडमेंट। 31 को हमारा निकाल दिया गया था 44 अमेंडमेंट के बाद से। सो व्हाट वाज 44 अमेंडमेंट? द सब हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी and Article 31 under which the right to property was the fundamental right was omitted by Article 44. Amendment 44. The amendment abolished the right to property as the fundamental right. और अब वो जो हमारा right to property जो था that was abolished as the fundamental right. अब वो fundamental right नहीं रहा after the Article 44. Now it is incorporated as the constitutional right. अब वो क्या है हमारा? एक constitutional right है जो कि हमारा पार्ट 12 आर्टिकल 300(a) के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 31। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31 के ए के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 31(a) के बारे में। नाउ आर्टिकल 31(a) वॉज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ये। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई? 4th अमेंडमेंट हुई, 17th अमेंडमेंट हुई, 44th अमेंडमेंट हुई। ठीक है, तो इसमें 4 अमेंडमेंट होती। फर्स्ट से ऐड हुआ, 4th अमेंडमेंट हुई, 17th अमेंडमेंट हुई, 44th अमेंडमेंट हुई। इट सेव 4 कैटेगरीज ऑफ लॉस फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाएगी हमारी, अगर हमने कोई लॉ बनाए किन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पे। ये 5 सब्जेक्ट्स है इसमें, अगर इन 5 सब्जेक्ट पे हमने लॉ बनाए दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14 और 19। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स है बताते हैं हम आपको। पहला है एक्विजिशन, एक्वायर करना, स्टेट, कोई भी स्टेट, एंड रिलेटेड राइट्स बाय स्टेट। अगर स्टेट ने कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया या किसी के राइट को एक्वायर किया है उसको हमारा आर्टिकल 14 और 19 की इन्फ्रिंजमेंट में नहीं मानी जाएगी। दूसरा है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। अगर किसी की प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट ले ली स्टेट ने तब भी वो आर्टिकल 14 19 की इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाएगी। अमेलगेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन तब भी नहीं मानी जाएगी। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डायरेक्टर, अगर किसी भी के भी हमने राइट एक्सटिंग्विश कर दिए हैं या हमने मॉडिफाई कर दिए हैं तो भी नहीं मानी जाएगी। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द माइनिंग लीज तो भी हमारा माना नहीं जाएगा आर्टिकल 14 और 19 का इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, दीज लॉज आर रिलेटेड टू दी, ये लॉज जितने भी रिलेटेड हैं अगर आप देखोगे ये है एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से या हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड है। इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट द स्टेट लॉ आर नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, अगर उनको हमारी असाइन नहीं मिली प्रेसिडेंट से। अगर स्टेट ने लॉ बनाया है एंड इफ सच लॉज, इन लॉ को हमारी प्रेसिडेंट से असेंट नहीं मिली, ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यूज़ पे हो सकता है, ये हमारे इम्यून नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 31 के अंदर जो दे रखा है वो खुद में बहुत बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ है, तो इसको थोड़ा हम इसको कंसाइसली पढ़ेंगे इसमें लिखा क्या क्या है। नाउ आर्टिकल 31 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है? जिस दिन से हमारी डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दी तब से इसका इफेक्ट था, यानी 26 जनवरी 1950 से इसका इफेक्ट था। ठीक है, विच प्रोवाइडेड दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी स्टेट, जैसे बताया था आपको मैंने, स्टेट और एनी राइट देयर इन एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट वुड बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज इनकंसिस्टेंट, या इन्फ्रिंज कर रहा है या एब्रीज कर रहा है कोई भी राइट दैट इज़ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 और 19। ठीक है, ये आ गया इसमें आर्टिकल 31। उसके बाद दोबारा अमेंडमेंट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट से वो ऐड हुआ था, फिर 4th अमेंडमेंट हुई, फिर 17th अमेंडमेंट हुई, फिर 44th अमेंडमेंट हुई। तो 44th अमेंडमेंट जब हमारी 4th अमेंडमेंट हुई, 4th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, विच इसका जो स्कोप था वो एक्सटेंड कर दिया। अब वर्ड स्टेट में इन्होंने जो स्टेट वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ था, इन्होंने इसमें 4 चीज़ें और जोड़ दी। पहला था जागीर, दूसरा था इनाम, तीसरा था मॉफी और एंड अदर सिमिलर ग्रांट। ठीक है, एंड इन द स्टेट ऑफ मद्रास एंड केरला जन्मा राइट। ठीक है, उसमें हमारा स्टेट ऑफ मद्रास और जो केरला थे वहाँ पे हमारा जन्मा राइट आ गया था, जन्मन राइट आ गया था। ठीक है, द 4 स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेशन B, C, D एंड E वर ऑल्सो इंक्लूडेड बाय दिस अमेंडमेंट। ठीक है,
अब आगे जो इसका बी सी, ये जो बी देख रहे हो आप, इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, ऑल दिस वॉज एडेड बाय 4th अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 31 इज़ टू फैसिलिटेट ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि जो हमारा एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे उसको फैसिलिटेट करता है, इसका ऑब्जेक्ट ही होता है। हैंस द प्रोटेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द लॉ विच सीक टू मॉडिफाई द राइट ऑफ द ऑनर विदाउट एनी रेफरेंस टू द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये आ गया था इसमें। अब साथ में ये इसके 4 वो आ गए, 5 आ गए इसमें, जो 5 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि स्टेट जो राइट एक्वायर कर रहा है, ये एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन कर रहा है कोई किसी भी राइट का, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट बाय द स्टेट, किस पर्पज़ के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या टू सिक्योर दी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? अमेलिगेशन ऑफ द 2 और मोर कॉर्पोरेशन आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट, फिर से पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, या उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आ गया। द नेक्स्ट वॉज एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट और मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ये सब कुछ आ गया था उसमें। उसके बाद कोई भी हमारा राइट वगैरह जो कि एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस से बना हुआ है, उसमें हमारा 14 और 19 की इन्फ्रिंजमेंट बनी होगी, और कोई भी लॉ बनाया उसके इनकन्सिस्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वॉज provided further that where any law makes any property for the acquisition by the state of any state and where the land complies therein, अगर वो कोई कल्टीवेशन वाली लैंड है, ठीक है, कोई भी लैंड है जिसको स्टेट ने एक्वायर करना है और वो हमारी कल्टीवेशन लैंड है, तो सीडिंग लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था आर्टिकल 31, जो जैसे मैंने बताया था 44th अमेंडमेंट से इसको ओमिट कर दिया गया था। आर्टिकल 31 ए वॉज एडिड बाय 1st अमेंडमेंट, ये भी बता दिया था मैंने आपको। अगला है कि इस रूल के हिसाब से कुछ द गवर्नमेंट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल एंड इन डूइंग सो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने इन्फ्रिंज किया आर्टिकल 14 और 19 को। ठीक है, आर्टिकल 31 ए ये जो इम्यून था वो 14 और 19 से इम्यून था। अब द अमेंडमेंट अलाउड द गवर्नमेंट टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द नेशन इन फॉलोइंग मैनर्स। पहला, इन इट हेल्प इन द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एज द गवर्नमेंट टुक द लैंड फ्रॉम द जमींदार्स एंड यूज इट फॉर द पब्लिक वेलफेयर बाय द आइदर रीडिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर के तौर पर उन्होंने उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और ताकि हमारा नेशनल ग्रोथ हो पाए और एग्रीकल्चर की वजह से हमारी ग्रोथ हो पाए। ठीक है, सो द गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज order to use them for enhanced growth. However, this could be done for fixed amount of time after which the control has to be returned. ठीक है, उसके बाद है the government redistributed the mining rights to the mine lords. ठीक है, उसके बाद the government took control of the production and distribution of the various other resources like oil. इस आर्टिकल 31 से ये सब कुछ किया था हमने। ठीक है, सो दैट्स ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, और हमारी शॉर्ट्स भी देखिए, उसमें हम रोज़ आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।